अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन का थर्ड एपिसोड कंप्लीटली फोकस करता है राइनर पर। इस एपिसोड में उसकी बैक स्टोरी, मोटिव, स्प्लिट पर्सनैलिटी और उसके गिल्ट को भी शो किया गया है। यहाँ स्टोरी को राइनर के पर्सपेक्टिव से बताया गया है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू फुली एक्सप्लेन द थर्ड एपिसोड एंड ऑल्सो कंपेयर द मांगा पार्ट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की स्टार्ट राइनर की चाइल्डहुड मेमोरी से होती है। राइनर की माँ उसे बता रही होती है कि हम एल्डियंस को यहीं छोड़ दिया गया था। हमारे अंदर एल्डियंस का डेविल ब्लड है, इसीलिए हमें वॉल्स के अंदर रहना पड़ता है। राइनर के फादर एक मार्लियन है और इसीलिए वे उनके साथ नहीं रह सकते हैं। राइनर याद करता है कि उस समय मैं वॉरियर बनना चाहता था ताकि हम मार्लियन बन सके। उसके बाद हम वॉरियर ट्रेनिंग के सीन्स देखते हैं जिसमें किड राइनर और काफी सारे बच्चे दौड़ रहे होते हैं। मगात उनकी ट्रेनिंग को सुपरवाइज कर रहा होता है और गालियां भी दे रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ज़ीक बोलता है कि मार्ले कुछ ईयर्स में पैराडाइज आइलैंड पर अटैक करने वाला है और हम जल्दी ही टाइटन्स को इनहेरिट करेंगे। हम 7 कैंडिडेट्स में से 6 को सेलेक्ट किया जाएगा। राइनर यहाँ खुश होता है कि फाइनली अब वो मार्लियन बन सकेगा। गैलियार्ड कहता है कि हम सब में से वर्स्ट तुम हो, तुम्हारे पास कोई स्किल्स नहीं है, बस एक चीज है, मार्ले के लिए लॉयल्टी। गैलियार्ड उसका मजाक उड़ाता है। राइनर गुस्सा होता है और उससे कहता है तुम हमारे मिशन का मजाक बना रहे हो या तुम भी एक रिस्टोरेशनिस्ट हो। गैलियार्ड राइनर को मारता है और उसके बाद फिर सभी वहां से चले जाते हैं। बर्टोल्ट उसे कहता है कि पोर्को डिसीजन नहीं लेगा और लॉयल्टी भी इम्पोर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ आनी ग्रॉसहॉपर को अपने पैरों से क्रश करने में बिजी थी। दिस सीन लिटरली रिमाइंडेड मी ऑफ फीमेल टाइटन क्रशिंग द सर्वे स्क्वाड इन सीजन 1। उसके बाद बर्टोल्ट राइनर से पूछता है क्या यही तुम्हारा गोल है? हमारे पास सिर्फ 13 ईयर्स होंगे। राइनर कहता है वह 13 ईयर्स के लिए हीरो होगा। अगर वह आइलैंड डेविल्स को क्रश कर देगा तो वो वर्ल्ड को बचा लेगा और उसके पेरेंट्स उसके लिए प्राउड फील करेंगे। फर्दर सीन में हम वॉल्स के अंदर एरन को देख सकते हैं जहां आर्मीन अपनी बुक लेकर आ रहा होता है। यह सीन पिछले सीजन्स में भी कई बार दिखाया गया है बट माप्पा ने इसे यहाँ रीएनिमेट किया है। ओपनिंग सॉन्ग के बाद नेक्स्ट सीन में सभी टाइटन शिफ्टर्स को सेलेक्ट किया जा चुका है और उनके स्पेशल पावर्स बताए जाते हैं। फीमेल टाइटन जिसके पास इंड्योरेंस और स्पीड है और वह कुछ रेंज तक प्योर टाइटन्स को भी समन कर सकती है। आर्मर टाइटन की स्पेशल पावर हार्डनिंग है और यह मार्ले का शील्ड है। जॉ टाइटन की स्पेशलिटी उसकी स्पीड, जॉ और क्लॉज है जिससे वह किसी भी चीज को क्रश कर सकता है। बीस्ट टाइटन जो साइज में थोड़ा बड़ा है और उसकी थ्रोइंग स्किल्स काफी डिस्ट्रक्टिव है और ज़ीक के ब्लड में कुछ स्पेशल पावर्स भी है। कार्ड टाइटन के पास आउटस्टैंडिंग एंड्योरेंस पावर है जो लॉन्ग मिशंस के लिए काफी हेल्पफुल है। कोलोसल टाइटन सभी टाइटन्स में से सबसे बड़ा है एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। सभी टाइटन शिफ्टर्स को किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट वॉर में यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट सीन में मगात बोलता है कि ये न्यू वॉरियर यूनिट पिछले से बेटर है बट मिलिट्री के डिसीजंस क्वेश्चनेबल है। बच्चों को फाउंडिंग टाइटन रिकवर करने के मिशन पर भेजना सही नहीं है। दूसरा मार्ले आर्मी ऑफिसर कहता है कि अभी इन्हीं बच्चों ने एक कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी तरफ गैलियार्ड आर्मी के डिसीजन से खुश नहीं था और राइनर से कहता है कि क्यों हम में से सबसे वर्स्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया। राइनर कहता है इसका मतलब तुम सबसे बेकार थे। मार्शल गैलियार्ड को रोकता है और राइनर को सॉरी भी बोलता है। पैराडाइज आइलैंड मिशन के लिए 4 वॉरियर टाइटन्स को सेलेक्ट किया गया था। राइनर, आनी, बर्टहोल्ट और मार्शल पब्लिक के बीच से पास कर रहे थे। राइनर वहीं अपने फादर को देखता है और उसके पीछे जाता है। राइनर कहता है कि वह और उसकी माँ होनरी मार्लियन बन चुके हैं और अब उनके साथ रह सकते हैं। राइनर का फादर उससे कहता है कि तुम मुझसे बदला लेने आए हो ना, अगर किसी को पता चल गया तो वो मुझे पनिशमेंट या फांसी दे देंगे। उसके फादर कभी उसे चाहते ही नहीं थे। राइनर यह समझ जाता है और सोचता है कि मैं आर्मर टाइटन के लिए सेलेक्ट किया गया हूँ। वह पूरे वर्ल्ड को आइलैंड डेविल से बचाएगा और वर्ल्ड के लिए एक हीरो बनेगा। फिर सभी पैराडाइज आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। सभी एक जगह पर रुकते हैं। बर्टोल्ट कहता है कि वॉल्स डिस्ट्रॉय करने के बाद भी क्या किंग फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को यूज नहीं करेंगे? राइनर कहता है कि अब इस बारे में क्या सोचना, मार्ले की रिसर्च पर हमें ट्रस्ट करना होगा। मार्शल कहता है कि अब हम वापस नहीं जा सकते। राइनर फिर कहता है क्या तुम सबको आइलैंड डेविल्स को मारने में हेजिटेशन हो रही है? हम चूजन वॉरियर है जिन्हें आइलैंड डेविल्स को पनिश करने के लिए भेजा गया है। मार्शल तब बताता है कि उसे कभी वॉरियर के लिए सेलेक्ट किया जाता ही नहीं। उसने आर्मी के सामने उसे अप्रिसिएट किया और अपने भाई गैलियार्ड को क्रिटिसाइज किया। वो अपने भाई को बचाना चाहता था। तभी पीछे से ymir का प्योर टाइटन फॉर्म राइनर पर अटैक करता है और मार्शल उसे बचाने में मारा जाता है। राइनर, बर्टहोल्ट और आनी वहां से बचकर भाग जाते हैं। आनी कहती है कि अगर हमने तुरंत उस टाइटन को खत्म कर दिया होता तो मार्शल नहीं मारा जाता। आनी वापस मार्ले जाने की बात करती है। वह कहती है कि हम उस जॉ टाइटन शिफ्टर को ढूंढकर उसे वापस मार्ले लेकर चले जाते हैं। बिना मार्शल के यह मिशन ऑलरेडी फेल हो चुका है। राइनर मिशन को कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। आनी कहती है कि वापस जाने पर नेक्स्ट वॉरियर तुम्हें
दिखाकर आर्मर टाइटन बन जाएगा। राइनर बोलता है कि क्या सिर्फ मुझ पर ही ब्लेम आएगा और जॉ टाइटन को पकड़ना इजी नहीं होगा। अगर वो अपनी पावर्स का यूज करेगा तो हम उसे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। बर्टोल्ट कहता है कि वो इतनी जल्दी टाइटन्स पावर को यूज नहीं कर पाएंगे। राइनर आंसर करता है कि तुमने कोलोसल टाइटन को तुरंत कंट्रोल कर लिया था। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि सभी टाइटन शिफ्टर्स के पास प्रीवियस मेमोरीज आती है और अनकॉन्शियसली ही वे आसानी से अपने टाइटन्स पावर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरन खुद से ही टाइटन में ट्रांसफॉर्म करना जान गया था। कमिंग बैक टू सीन, राइनर कहता है कि बिना फाउंडिंग टाइटन के हम वापस मार्ली नहीं जा सकते। आनी कहती है कि अगर तुम उस समय इतना करेज दिखाते तो मार्शल या जाओ टाइटन हमारे हाथ से नहीं निकलता और अब तुम अपने आप को बचाने के लिए हमें यूज करना चाहते हो। आनी राइनर को बहुत ज्यादा मारती है। ट्रूली सेटिस्फाइंग मोमेंट। राइनर फिर उठता है और आनी पर अटैक करता है। वह कहता है कि अगर उसे मार्शल चाहिए तो वो मार्शल बनेगा और मिशन कंप्लीट करेगा। यहाँ पर आनी को बेहोश होते दिखाया गया है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें कोलोसल टाइटन ने वॉल मारिया को डिस्ट्रॉय किया था। वॉल्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद बर्टोल्ट नीचे आ रहा होता है। तभी वो स्माइलिंग टाइटन यानी डायना को देखता है जो उसके पास आ रही होती है, बट वो उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है। राइनर फिर वॉल मारिया के इनर गेट को डिस्ट्रॉय करता है और सोचता है कि क्यों मार्शल ने उसे बचाया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वॉल रोज के अंदर आ चुके हैं। बैकग्राउंड में हम एरन, आर्मिन और मिकासा को भी देख सकते हैं। उसके 2 ईयर्स बाद राइनर मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन करता है, जहां कीथ सार्डिस के पूछने पर राइनर जवाब देता है वह ह्यूमैनिटी को बचाने वहां आया है। मिड कार्ड इन्फो में वॉरियर कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। सिर्फ एल्डियंस ही 9 टाइटन्स को इनहेरिट कर सकते हैं, इसीलिए उनकी एग्जिस्टेंस मार्ले के डिफेंस के लिए काफ़ी नेसेसरी है। उसके बाद हम किसी को हैंग्ड देख सकते हैं। एक आदमी राइनर, बर्टोल्ट और आनी को अपनी स्टोरी बता रहा होता है। ये वही सेम स्टोरी है जो बर्टोल्ट ने सीजन 1 में एरन और आर्मिन को बताई थी। वह आदमी उसके बाद वहाँ सुसाइड कर लेता है। यहाँ तक के सीन्स को अगर मांगा से कंपेयर करें तो कुछ चेंजेस किए गए थे और एक बड़ा पार्ट कट किया गया था। मार्ले पैराडाइस आइलैंड मिशन के पहले साउथ के एक कंट्री से फाइट कर रहा था, जो हमें एनीमे में भी दिखाया गया था। इसीलिए बीस्ट टाइटन और कार्ट टाइटन को इस मिशन में यूज नहीं किया गया। यहाँ एनीमे में एनी को बेहोश दिखाया गया था, बट मांगा में वो फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म करके और अपने स्क्रीम पावर से प्योर टाइटन को अट्रैक्ट करके वॉल मारिया तक ले जाती है। आनी जब एग्जॉस्ट हो जाती है तब राइनर आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म करता है और वॉल मारिया तक जाता है। बर्टोल्ट वॉल मारिया को डिस्ट्रॉय करता है और मांगा में भी स्माइलिंग टाइटन उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। कई लोगों का ओपिनियन यह है कि डायना को अपना प्रॉमिस सब कॉन्शियसली भी याद था, इसीलिए उसने बर्टोल्ट को इग्नोर कर दिया और डायरेक्टली अंदर ग्रीसा येगर के घर तक चली गई, बट मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। डायना फ्रिट्ज एक रॉयल ब्लड थी, इसीलिए उसका टाइटन एक एबनॉर्मल टाइटन जैसा था। एक एबनॉर्मल टाइटन पॉपुलेटेड एरिया की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, वो वहीं जाते हैं जहां ज्यादा ह्यूमन हो। फॉर एग्जांपल रॉड रेस भी रॉयल ब्लड था और टाइटन बनने के बाद उसने एरन को इग्नोर किया था और पॉपुलेटेड एरिया की तरफ जा रहा था। डायना का बर्टोल्ट को इग्नोर करना भी उसी के सिमिलर है। इसकी कोई दूसरी थ्योरी या एक्सप्लेनेशन तो कहीं भी नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली यही केस होगा। या हो सकता है कि इसेयामा ने इसको लेकर कुछ और ही मिस्ट्री बचा रखी हो। कमिंग बैक टू मांगा, प्योर टाइटन की भीड़ राइनर पर हमला करती है। राइनर आनी और बर्टोल्ट को वॉल मारिया के टॉप पर रख देता है और फिर इनर गेट को डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद हम उसी ओल्ड मैन की स्टोरी देखते हैं जो बाद में सुसाइड कर लेता है। मांगा में शो किया गया है कि इन तीनों को इस 2 ईयर के टाइम इंटरवल में यह पता चल जाता है कि किंग फ्रिट्ज बस एक पपेट है और असली रॉयल फैमिली का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनके पास एक लास्ट ऑप्शन होता है मिलिट्री ज्वाइन करने का, जिसके बाद वो इंटीरियर मिलिट्री पुलिस बनकर रियल रॉयल फैमिली का पता लगा सकते हैं। मांगा का काफ़ी पोर्शन कट किया गया है जो इम्पोर्टेंट था और एक तरह से नहीं भी। अगर इसे ऐड कर देते तो एपिसोड शायद ज़्यादा बेटर बनता और चीज़ें ज़्यादा डिटेल्ड होती, बट इसे ऐड नहीं करने पर भी एपिसोड पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। कमिंग बैक टू एपिसोड, आनी इनर कैपिटल के अंदर मिलिट्री पुलिस ऑफिसर्स का पीछा कर रही होती है। वह केनी एक्करमैन का पीछा कर रही होती है, बट उसे केनी पकड़ लेता है। आनी एक झूठी स्टोरी सुनाती है, बट केनी इस पर बिलीव नहीं करता। वह उस पर अटैक करके वहां से किसी तरह बचकर निकल जाती है। फिर हम बर्टोल्ट को अजीब पोजीशन में सोते देखते हैं। कोनी, मर्को और थॉमस बर्टोल्ट के स्लीपिंग पोजीशन से वेदर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। इस स्लीपिंग पोजीशन का रेफरेंस द हैंग्डमैन टैरो कार्ड से है और इससे पहले ऐसा स्लीपिंग पोजीशन अटैक ऑन टाइटन जूनियर हाई में भी देखा गया था और सीजन 2 के 11th एपिसोड में जीन ने बर्टोल्ट के इस अजीब स्लीपिंग पोजीशन को मेंशन भी किया था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आनी बोलती है कि इधर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ मजे कर रहे थे और नींद ले रहे थे, तभी मैं कैपिटल सिटी के अंदर गटर में घूम रही थी। आनी कहती कि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसे लेकर वापस मार्ले चले जाना चाहिए। राइनर कहता है कि 5 साल के बाद अगर हम ये रिजल्ट दिखाएंगे तो मार्ले कभी भी खुश नहीं होगा।
राइनर वॉलरोस को डिस्ट्रॉय करने की बात करता है ताकि फाउंडिंग टाइटन को सामने लाया जा सके। आनी कहती कि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स मारे जाएंगे। राइनर आंसर करता है कि वो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, वे डेविल है। वे वापस जा रहे होते हैं, तभी बर्टोल्ट बोलता है कि उसे बार बार उसी आदमी के ड्रीम्स आ रहे हैं जिसने सुसाइड कर लिया था। बर्टोल्ट कहता है कि उसने मरने से पहले हमें अपनी स्टोरी क्यों बताई। फिर हम एरन को देखते हैं जो 3D गियर प्रैक्टिस के टाइम गिर जाता है। राइनर उसे रेस्ट करने की एडवाइस देता है। एरन पूछता है कि वो कैसे उसके या मिकासा के जैसा बन सकता है। राइनर को उसे देखकर अपने चाइल्डहुड की याद आती है। वह एरन को कीप मूविंग फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ने की एडवाइस देता है। इधर प्रेजेंट टाइम में राइनर इन सभी गिल्ट और ट्रॉमा के कारण सुसाइड करने वाला होता है, बट फल्को की आवाज सुनकर वह रुक जाता है। फल्को हॉस्पिटल के पास से गुजर रहा होता है, तभी उसे एक बंदा आवाज देता है जिसकी उसने हेल्प करी थी। बाय द वे ये बंदा एरन है, 4 ईयर के बाद का होबो एरन। फल्को उसे पूछता है कि क्या अब वो ठीक हो गए हैं। एरन कहता है कि उसने झूठ कहा था कि उसे इमोशनल ट्रॉमा है। उसने कहा था कि उसकी मेमोरी चली गई है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो वापस नहीं जाना चाहता था। एरन फल्को से पूछता है क्या वो सबको बता देगा। एरन फल्को से फिर कहता है क्या वो वॉरियर ट्रेनिंग में इंजर्ड हुआ है। फल्को कहता है लेकिन वो वॉरियर के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, दूसरा कैंडिडेट काफी टैलेंटेड है। एरन कहता है कि ये ज्यादा अच्छा है, तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं होप करता हूँ कि तुम्हारी लाइफ लॉन्ग हो। फल्को फिर बोलता है कि पर वो चाहता है वो दूसरी कैंडिडेट वॉरियर ना बने। एरन पूछता है क्या वो एक लड़की है। फल्को बताता है कि वो यहाँ काफी फेमस है और उसने रियल वॉर में काफी इनक्रेडिबल काम किए हैं। सभी कहते हैं कि उसे ही नेक्स्ट आर्मर टाइटन बनना चाहिए, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो पावरलेस है। एरन कहता है कि हर एक दिन वह सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। डैमेज्ड माइंड, बॉडी और सभी की फ्रीडम छिन गई है। अगर लोगों को पता होता तो कोई भी वॉर में नहीं जाता, बट सभी को कोई ना कोई चीज पुश करती है उन्हें हेल में जाने के लिए। ये उनकी चॉइस नहीं होती, उनके सिचुएशन और दूसरे लोग उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। बट जो लोग खुद उस हेल में इंटर करते हैं वे लोग कुछ और ही एक्सपेक्ट करते हैं, जो या तो होप होती है या दूसरा नर्क। जो आगे मूव करते रहते हैं उन्हें ही यह पता चल पाता है कि आगे क्या है। एरन के इसी डायलॉग के साथ एपिसोड इंड होता है। एरन ने यहाँ जो भी कहा उससे उसकी आइडियोलॉजी और माइंडसेट रिप्रेजेंट होती है। एरन के ये सभी डायलॉग्स राइनर की बैक स्टोरी को पूरी तरह से सिग्निफाई करते हैं कि उसने जो कुछ भी किया वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग किया। उसके सिचुएशंस ने उसे उनके अकॉर्डिंग एक्शंस लेने पर कंपेल किया था। नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू में हम टाइवर फैमिली और फेस्टिवल के कुछ सीन्स देखते हैं एंड फाइनली एरन और राइनर का एक रीयूनियन भी होने वाला है। यह एपिसोड काफ़ी सही था। राइनर की बैक स्टोरी को यहाँ फुली क्लियर किया गया, जिससे पिछले सीजन्स में लिए गए उसके सारे एक्शंस भी जस्टिफाई हो जाते हैं। राइनर इज अ वेरी वेल रिटन कैरेक्टर एंड दिस एपिसोड प्रूव्स इट मोर। हालांकि इस एपिसोड को स्लाइटली और इम्प्रूव किया जा सकता था कट किए गए मांगा पार्ट्स को इंक्लूड करके, बट मांगा और एनिमे को 1:1 रेशियो में नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा कंप्लेन भी नहीं करूंगा। एनिमेशन की बात करें तो मापा इज इम्प्रूविंग बाय एवरी एपिसोड। इस एपिसोड में कुछ टाइटन और एक्शन सीन्स को 2D में ड्रॉ किया गया था जो काफी अमेजिंग थे, और जो टाइटन CGI में एनिमेट किए गए थे वो भी काफी बेटर थे। विट के कुछ पुराने सीन्स को भी यूज किया गया था जो कि एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग देते हैं, एंड सभी कैरेक्टर डिजाइन्स भी सेटिस्फैक्टरी थे। फ्रॉम नेक्स्ट एपिसोड द स्टोरी विल मूव फॉरवर्ड स्लोली अंटिल इट गोज ऑन अ रैम्पेज। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डिफरेंट वैरायटीज के रिकमेंडेशन, एक्सप्लेनेशन और सजेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।